माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीपम। देखिए, अब हम लोग दोबारा से आ गए हैं एक नया क्वेश्चन पेपर लेके, उसको भी पूरा सॉल्व कराएंगे। इसमें देखेंगे कितने सेक्शन होंगे और कौन सा सेट हम लोग सॉल्व कराएंगे। 32 1 2 आई मीन 32 1 2 ये क्वेश्चन पेपर कोड है। ये सेट 2 की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी डेट को ये एग्जाम हुआ था? 7 मार्च 2024 को हुआ था, ठीक है। और सब्जेक्ट नेम क्या है? सोशल साइंस। और सीबीएसई 10 की बात कर रहे हैं 2024 का। इसमें आंसर एंड सोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें टाइम दिया था कितना 3 आवर का, और मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर करने थे? 80 मार्क्स, ठीक है। इसमें हाँ, सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि वो होता क्या है। क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे हमारे क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहला तो तक इसमें जो है 37 क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, और सारे के सारे कंपलसरी थे। और पेपर को डिवाइड करा गया था 6 सेक्शन में, ठीक है, जिसमें ABCDEF था, ठीक। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें 1 से लेके 20 तक के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे? 1 मार्क्स के थे। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 21 से 24 के बीच में जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे वेरी शॉर्ट आंसर थे, और इसमें मतलब आपको 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना था। और ये मार्क्स कितना कैरी कर रहा था? 2 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं तो इसे 25 से लेके 29 के बीच के क्वेश्चन जितने भी थे वो शॉर्ट आंसर टाइप थे। यानी अब ये 40 से तो ऊपर होंगे ना, तो यानी ये 60 के अंदर ही अंदर आपको लिमिट दी गई है, उतना लिखना था। और इसमें कितने मार्क्स का था? सेक्शन सी में 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या है आपका? 32 33 जितने भी थे लॉन्ग आंसर थे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था, और 120 वर्ड तक ही लिखना था। सेक्शन ई की बात करें यानी 34 to 36, ये केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। 3 सब क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 4 नंबर का। और सेक्शन एफ की बात करें तो इसमें क्या था? 37 इज मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, इसे मैप टाइप का था, जिसमें कि आपका 37 में पार्ट 1 था हिस्ट्री जो 2 मार्क्स का था। 37 में सेकेंड था आपका ज्योग्राफी जो कि 3 मार्क्स का था। दिस क्वेश्चन कैरीज टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। तो बात हो गई जनरल इंस्ट्रक्शन की। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो कि MCQs है, ठीक है। देखो सारे के सारे आपके 1 नंबर के हैं। 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इसको देखकर आपको बताना है क्या दिया है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन 1 है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड था the difference of amount of interest between what is charged from borrowers and what is paid to the depositors. Third, the difference of interest rate between what is charged from the borrowers and what is charged from the depositors. Now last option is D, the difference between the amount deposited by the depositors and borrowed by the बोरोवर। तो जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलैटरल बिफोर लेंडिंग लोन। अब इसमें आपको जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको आपको देखना है कौन सा सही हो सकता है। पहला आपका है टू लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स। Second is to establish personal relations, to increase their profit margin, to mitigate the risk of loan default. तो आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा that would be to mitigate the risk of loan default, ठीक है। Now comes to question number 3. 3 क्या कह रहा है? Which of the following are developmental goals of prosperous farmer? Choose the correct from the given option. First, better wage, higher support price for crops, assured high family income, more days for work. तो हमारे जो ऑप्शंस है 1 और 2 सही हो सकते हैं, मतलब बेटर वेज हो और जो है हायर सपोर्ट हो प्राइस फॉर क्रॉप्स के लिए, ये सही होगा। या फिर आपका हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दिन मिलने चाहिए काम के लिए, लाइक मोर डेज फॉर वर्क,
या तो आपका हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स होना चाहिए, या तो अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ये अश्योर्ड होना चाहिए कि फैमिली में हाई इनकम हो, ठीक है। एंड ऑप्शन डी ओनली 1 and 4, यानी बेटर वेज हो एंड बहुत ज़्यादा दिन मिलने चाहिए काम के लिए। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दैट वुड बी हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स एंड अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ठीक है, ये आपका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज। ऑप्शंस आर अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, a handloom weaver working in her house, a headload worker carrying cement, a teacher taking classes in government school। तो इसका जो सही आंसर था आपका a teacher taking classes in government school, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अब क्या लिखा है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे जब रिमूव करेंगे बैरियर को या रिस्ट्रिक्शन को बिजनेस में या ट्रेड में, तो सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, या लिबरलाइजेशन बोला जाता है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। Now comes to question number 6. Which one of the following indices is given priority by the World Bank with respect to development? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इक्वालिटी, बॉडी मास इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम। तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, the suppose the monthly income of the family members is as follows respectively, like मदर की जो इनकम है वो 50,000 है, फादर की इनकम कितनी है 40,000 है, और जो बेटा है उसकी इनकम 20,000 है, और डॉटर की इनकम 20,000 है। तो अगर हम एवरेज इनकम ऑफ फैमिली की निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा ऑप्शन सी 32,500, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डू चेक एंड बैलेंस play in a democratic country, choose the most suitable option from the following। तो options क्या है हमारे पास, to establish a direct form of government without representative, to create a separation of power, to prevent from authoritarianism, सी है to prevent any change to the constitutions, डी आपका है to ensure absolute power for one branch of government। तो जो इसका आंसर होगा दैट वुड बी टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म, ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम, किस कंट्री के पास दो पार्टी सिस्टम है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान। तो हमें पता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और आंसर बी। Now comes to question number 10. Which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? And options are promoting cultural events, managing international relations, enforcing local laws, ensuring linguistic accommodation। तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, ensuring linguistic accommodation। Now comes to question number 11. 11 क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कि इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रीजन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल द कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज है हैव फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में कोई भी आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट हो गए। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज यूज्ड फॉर द अबव स्टेटमेंट। जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होगा। फर्स्ट है रिपब्लिक, देन सेक्युलर, देन सॉवरेन, देन सोशलिस्ट। तो जो इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सेक्युलर, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कौन सा कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, ठीक है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपके पास ये दिया हुआ है। तो पहला आपका क्या लिखा हुआ है, दैट इज
यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट और ये स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स और इधर ABCD लिया है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा ये स्टेट गवर्नमेंट एलोन मेक्स लॉज ऑन इट होगा, या फिर फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट होगा। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला इससे मैच हो गया 1 का B से। ठीक है, अब सेकेंड स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, तो ये हमारा A से मैच हो गया। नाउ कम्स टू कंकरेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अंडर जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इसी से मैच हो रहा है। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन न्यू सब्जेक्ट, ये से हो रहा है। तो अब आप देख लो फर्स्ट का B कहाँ, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ। फर्स्ट का B ये रहा, देन 2 का A ये रहा, 3 का C ये रहा एंड 4 का D ये रहा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन D। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द बिलीव इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल। कौन सा ऐसा टर्म है जो बिलीव करता है कि इसमें एडवोकेसी फॉर द सोशल में, पॉलिटिकल में एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन में। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज फेमिनिस्ट, राइट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको आइडेंटिफाई करना है सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आपको रीड करना है, फिर आपको बताना है कि वो कौन सी सॉइल है जिसकी ये जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पहला, इट डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सी सॉइल आपकी प्रिपेयर होती है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन एंड ह्यूमस कंटेंट इज लो। तो किसमें आपका ह्यूमस कंटेंट लो है? तो हम ये पढ़ चुके हैं, मेरे यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं अभी तक देखा तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर होगा लैटेराइट सॉइल। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कह रहा है? आपको फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा विद रिगार्ड्स टू रबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। तो हाँ, ये तो विंटर में ही होती है, सही है। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, यस, ये भी बात सही है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज एंड जूट, सो नहीं, ये तो बात सही नहीं है। एंड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, यस। तो आप देखो 1, 2 एंड 4 किस में आता है? 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं पेयर्स, अब आपको करेक्ट वाला चूज करना है कि कौन सा हो सकता है। फेरस नेचुरल गैस, नो। नॉन फेरस निकल, नो। नॉन मेटालिक मिनरल लाइमस्टोन, यस। एंड एनर्जी मिनरल कोबाल्ट, नो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच। सो लीडर क्या है, कंट्रीब्यूशन उनके क्या है, तो ये सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सरदार पटेल एंड उनका कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि सरदार पटेल जो थे वो एसोसिएटेड नहीं थे, वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उनका जो रोल था, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड पर्टिकुलरली in the integration of princely state into independent India. Okay, now comes to option B, Bhagat Singh Swaraj Party. देखो स्वराज पार्टी के लिए this is incorrect because Bhagat Singh was not associated with the Swaraj party because he was a revolutionary socialist who was actively, जो बहुत ज़्यादा actively involved थे struggle against किसके? ब्रिटिश colonial rule के। एंड ही वॉज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ किसके? हिंदुस्तान
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं HSRA, जो कि एक स्वराज पार्टी तो नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स टू CR दास बरदौली सत्याग्रह, यस ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं ये करेक्ट है, क्योंकि नेहरू वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ, डायरेक्टली नहीं एसोसिएटेड थे। ही वॉज प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल था किसमें, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जबकि हिज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द उत किसान सभा वॉज नॉट एज नोटेटेबल। His involvement in the movement and activities during the independence struggle. So हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका है CR दास भरदौली, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, आपके चार ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, दैट इज Treaty of Constantinople, defeat of Napoleon, unification of Italy, unification of Germany. So options are A, B, C, D. तो इसका जो right answer होगा that would be देखो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है एज क्रोनोलॉजिकल। अगर हम देखें तो वो हो सकता है 2, 1, 3, 4, आई होप सो, क्योंकि जितना मेरा इसमें रिसर्च रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इस ये वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने गलत कर दिया होगा तो उसको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसको इसके मार्क्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो 1832 की बात है, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1850, यूनिफिकेशन इटली 1860, यूनिफिकेशन जर्मनी 1871, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन। हमें पता है असर्शन जो है क्या होगा, अगर असर्शन एंड रीजन आपका ट्रू होगा तो, और रीजन जो दिया होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का, तब हम ऑप्शन ए चूज करते हैं। और असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन का, तब भी चूज करेंगे। अगर असर्शन ट्रू है पर रीजन फॉल्स है देन सी, अगर असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है देन आप डी चूज करोगे, ठीक है। देखो असर्शन क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was Balkan. रीजन क्या दिया हुआ है आपका, अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो क्या ये आपका सही है, यस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20, और ये मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन होगा। From which of the following countries Giuseppe Garibaldi belong to? ऑस्ट्रेलिया, इटली, ग्रीस, स्पेन। सो इसका राइट आंसर होगा स्पेन, ठीक। नाउ कम्स टू सेक्शन बी। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, ठीक है, और ये एक एक नंबर का होगा तो छोटा छोटा से लिखना होगा हमें। तो क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है 21 का ए हम लोग पढ़ लेते हैं। सजेस्ट एनी टू मेजर, आपको सजेस्ट करना है कोई एक दो मेजर को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो वो क्या हो सकती है आपके, पहला होगा एफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज। एफॉरेस्टेशन में आपको प्लांटिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी। सेकेंड क्या होगा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट हैज़ बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल। जो चिपको मूवमेंट था वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल था ऑफ कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी के हिसाब से। नाउ कम्स टू 21 का बी क्वेश्चन, सजेस्ट एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो इसका आंसर होगा दैट वुड बी फर्स्ट वन इज कंटिन्यूसली डेवलपिंग एंड मेंटेन, कंटिन्यूसली डेवलप करना है एंड मेंटेन करना है एरियाज को, सच एज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज, ठीक है। सेकेंड क्या हो सकता है, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रोचमेंट इनटू प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया होंगे वहाँ पे प्रिवेंट करना होगा डिफॉरेस्टेशन को एंड इंक्रोचमेंट को, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी में पहला आपका 21 वाला क्वेश्चन डन हो गया। नाउ कम्स टू 22 क्वेश्चन क्या कह रहा था, द सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल। जो सिल्क रूट होती है वो एक अच्छा एग्जाम्पल होती है ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड में एंड कल्चरल लिंक में बिटवीन किसमें, डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट के थ्रू एनी टू एग्जाम्पल के साथ। तो हम कह सकते हैं
पहला स्टेटमेंट क्या देंगे, ट्रेड ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप एंड इन रिटर्न ट्रेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ठीक है, सेकेंड हम लोग कह सकते हैं उसी टाइम की बात है, एट द सेम टाइम जो क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल करते हैं सेम रूट टू एशिया। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। क्यों जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एज, फर्स्ट हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कीप्स डिफरेंट ऑर्गन एट द सेम स्पेसिफाइंग देयर फंक्शन, और ये क्रिएट करता है सिस्टम ऑफ चेक्स को एंड बैलेंस करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है। पहला पॉइंट क्या है आपका, ये ऑर्गेनाइज में जो टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट का वो रेगुलर होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, जो टर्म होगा एम्प्लॉयमेंट का वो स्कैटर्ड होगा। जब ऑर्गेनाइज में यही तो होता है कि बिखरा हुआ होता है एंड डिपेंड ऑन द विम ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, तबकि अनऑर्गेनाइज जो है ये लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और अनकंट्रोल होते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नाउ थर्ड में हम दे सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में दे हैव टू फॉलो रूल्स, ये रूल को फॉलो करते हैं एंड रेगुलेशन को। ठीक है, सच एज जैसे फैक्ट्रीज होती है, एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तब के अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं होगा, सब तितर बितर होगा। ठीक है, नाउ कम्स टू 4 पॉइंट, दे इंजॉय जॉब सिक्योरिटी, तब के अनऑर्गेनाइज में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। नाउ कम्स टू सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो 25 क्वेश्चन के दो पार्ट है, बच्चों को क्या करना था, या तो ये करना था या तो ये करना था। मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज, आपको 3 कॉजेज को डिस्क्राइब करना है दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेड करता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट वन इज रॉलेट एक्ट। देखो रॉलेट एक्ट में क्या था, जो पहला विश्व युद्ध के बाद की बात है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को जो है पास किया था। ठीक है, जिसमें किसी को ट्रायल के बिना गिरफ्तार और कैद करने का अधिकार मिला। ठीक है, जलियांवाला बाग की बात करें तो इसमें क्या था, 13 अप्रैल 1990 को जनरल डायर ने अपनी सेना को जलियांवाला बाग में एक संदेहजनक भीड़ के ऊपर बिना किसी चेतावनी के आग खोलने का आदेश दिया। ठीक है, ये था। नेक्स्ट आपका था खिलाफत आंदोलन, यानी द खिलाफत मूवमेंट, जो पहले विश्व युद्ध में तुर्की की जब हार हुई थी तो उसके बाद तुर्की के सुल्तान को सभी जो है जितने भी अधिकार थे प्राधिकार से उनको कह सकते हैं वंचित कर दिया, इंग्लिश हिंदी टर्म इज उनको वंचित कर दिया गया था। वैसी सिचुएशन को पुनः लाने के लिए यानी स्थापित करने के लिए अली भाइयों जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफ आंदोलन आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको कॉज ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है। एक्सप्लोरिंग द कॉज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अलाउ अस टू कॉम्प्रीहेंड द डिसकंटेंट ब्रीविंग अमंग द इंडियन पॉपुलेशन। सम ऑफ द की फैक्टर दैट स्पार्क्ड दिस मूवमेंट इंक्लूड, ये मूवमेंट क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, मतलब इस आंदोलन को भड़काने वाले कुछ मुख्य कारण कौन से शामिल है कह सकते हैं। पहला तो आपका है नमक टैक्स, यानी देखो द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, जो ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स था वो अ सीवियर बर्डन, वो बहुत ज़्यादा भारी बर्डन था ऑन इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलरली द पुअर, सबसे ज़्यादा खास तौर पर किस पे, गरीबों पर। तो नमक, द ब्रिटिश मोनोपोली ओवर अ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सॉल्ट वॉज सीन एज स्टार्क एग्जाम्पल ऑफ देयर एक्सप्लोटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज।
इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो नमक के उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश का जो दायित्व था, उनकी जो उनकी एक्सप्लोटेटिव हम कह सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। फिर द साइमन कमीशन में क्या था, द कमीशन सेंट टू, जो कमीशन है सेंड किया गया था 1928 को टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और वॉज बायकॉट हो गए थे एंड वाइडली क्रिटिसाइज किए गए किसके द्वारा, इंडियन फॉर इट्स ऑल ब्रिटिश कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका था डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। इसमें क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था ऑफ पूर्ण स्वराज को या टोटल सेल्फ रूल ऑन 26 जनवरी 1930। ये एक क्रिटिकल प्रिकर्सर था टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह सकते हैं रिप्रेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार के दबाव में। तो जो harsh and repressive measure taken by British government, including the Rowlatt Act, further fueled the anger and frustration। मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कठोर और बहुत ज़्यादा जो ये रूल लगाए गए हैं, और जिससे जैसे कि रॉलेट एक्ट, उससे गुस्सा और बहुत ज़्यादा एंगर को बढ़ाते हुए दिखाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडस्ट्रीज हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, जस्टिफाई स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इट हैज़ हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड क्या है, इंडस्ट्री हैज़ बिकम मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो गई है, कॉम्पिटिटिव हो गई है। विद द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, द इंडस्ट्री हैव एडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड यूज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडस्ट्री आर डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन विद इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट होगा दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये प्रोवाइड करते प्लेटफॉर्म को एंड रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये प्रोवाइड करते प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक डिबेट एंड आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, ये दे कंटेंट इलेक्शन, ये इलेक्शन को कंटेस्ट कराते हैं एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। दस दे आर व्हीकल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये शेप देते हैं पॉलिसीज को एंड लेजिस्लेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोस। ठीक, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 28। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो, अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और रही बात इसकी क्वेश्चन की, तो इसमें देखो इसका जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर इसका PDF निकाल सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में या उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इज बेटर एज, कैसे होगा, इट प्रोवाइड रेगुलर रिपेमेंट ऑप्शन। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट। नाउ थर्ड इज इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किससे रेगुलेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वेयर एज इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट इज अंडर रेगुलेटेड। ठीक है, नाउ कम्स टू 4 पॉइंट, देयर आर लेसर चांस ऑफ फॉलिंग, बहुत कम चांस होता है फॉल होने का इनटू डेप्थ ट्रैप एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो मीट करता है नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जो एबिलिटी होती है फ्यूचर जनरेशन की उनको उनकी नीड से मिलाने में। ठीक है, सेकेंड क्या कह सकते हैं, इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट
किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इफ़ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज केयरफुली, अगर हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करा, दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड पार्ट कह सकते हैं, द depleting resources of a country may ultimately result in lack of development of the country। ठीक है, नाउ कम्स टू, यहाँ पर सेक्शन आपका बी, यहाँ पे सेक्शन सी आपका डन हो गया है। अब हम लोग सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, तो इसमें 30 क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है? हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th century, explain। और सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, पहले 30 का ए पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आंसर 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 पार्ट में लिखा हुआ है। तो द टर्म है लिबरलिज्म, ये डिराइव हुआ है लैटिन रूट वर्ड लाइबर विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है फ्री। लैटिन वर्ड होता है रूट लाइबो, जिसका मतलब क्या है? फ्री। ये इट स्टूड फॉर फ्रीडम, ये किसके लिए खड़ा होता है? फ्रीडम के लिए, ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी के लिए, फॉर ऑल बिफोर द लॉ, बट दे वर अगेंस्ट यूनिवर्सल सफरेज। नाउ नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं ये स्टूड हुआ फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज के लिए, और ये खड़ा रहा है किसके लिए? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए थ्रू द पार्लियामेंट। और ये भी कह सकते हैं स्ट्रेस एंड inviolability of private property, और कह सकते हैं फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। ठीक है, नाउ कम्स टू पार्ट बी। पार्ट बी में हम कह सकते हैं देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन prior टू द 18th century, एंड द प्राइमरी आइडेंटिटी, जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी लोगों की, वो इनहेबिटेड थी द ब्रिटिश आइज वर इंग्लिश वेल्स स्कॉट एंड आयरिश। ठीक है, और जो फॉर्मेशन था ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेविल और रिवोल्यूशन, और कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन out process, or as the English nation steadily grew in wealth, it was able to extend its influence over other nations of the island, और कह सकते हैं the English parliament was the instrument था through which a nation state which with England at its center came to be formed। now next कह सकते हैं that is the act of union 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का जो रिजल्ट था इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड हुआ था इनटू कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में इन 1801 में, और न्यू ब्रिटिश नेशन वाज forced through the propagation of dominant English culture। ठीक है, now comes to question number 31 and section D, that is long answer type। here is the 31st part, I mean A part and B part। पहला क्या कह रहा है? हाउ इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजेस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंट्री। ठीक है, इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आप देख लो। पहला क्या है? पहले का ए का इलेक्ट्रिसिटी इज क्लीन, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्लीन होती है एंड एफिशिएंट होती है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है नीडेड होती है किसके लिए? प्रोवाइड करी जाती है लाइट एंड हीट के लिए। ये नीडेड होती है रन, जिससे जो है रेलवे रन हो सकता है। ये ड्राइव मशीनरी एंड इंडस्ट्री के लिए नीडेड है। एवरी सेक्टर लाइक नेशनल इकोनॉमी एंड इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी नीडेबल। ठीक है, नाउ कम्स टू बी पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो इसमें कह सकते हैं कि वी हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड देम, और ये जो है पॉल्यूशन फ्री है। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, सो वी हैव अबंडेंट पोटेंशियल फॉर वाइंड एनर्जी। ठीक है, और इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, सो हम ये कह सकते हैं वी हैव पोटेंशियल टू डेवलप सोलर एनर्जी। और वी हैव अबंडेंट बायोमास, जिससे हम जनरेट करते हैं बायोमास को। एंड वी हैव हॉट स्प्रिंग, हमारे पास हॉट स्प्रिंग होता है, यानी कि जो समर टाइप का मौसम होता है स्प्रिंग वाला,
तो विच कैन जनरेट टाइडल एनर्जी, जो कि टाइडल एनर्जी को जनरेट करता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर इज अ 32 का 1 एंड बी, एनालाइज द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आपको एनालाइज करना पॉजिटिव आउटकम्स को किसकी, डेमोक्रेसी के। तो इसको कह सकते हैं प्रमोट करता है किसको, इक्वलिटी अमंग सिटीजन में, ठीक है। इनहेंस करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स में, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। प्रोवाइड करता है क्या, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और अलाउ करता है रूम टू करेक्ट मिस्टेक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बी देख लेते हैं। बी का क्या है, ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, ये प्रमोट करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, और ये बेस्ड होती है ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी को, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी ए और बी पार्ट है। ए क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन countries, explain the statement with the example, and B वाला पार्ट क्या है, improvement in technology has stimulated the globalization process, explain the statement with examples। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, देखो इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट के आंसर लिखे हैं, जो गुड्स होते हैं सर्विसेज होती है प्रोड्यूस करे जाते हैं ग्लोबली एंड ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड एज द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड हैज डिक्रीज, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं सेटअप करती हैं फैक्ट्रीज को इन ऑफिस को, किसके प्रोडक्शन के लिए, इन द प्रोडक्शन के लिए, कहाँ पर, कंट्री में, विच लीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है वो मूविंग बिटवीन कंट्रीज में मूव करती रहती है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट हैव इंक्रीज, ठीक है। एंड जो प्रोड्यूसर होते हैं कंट्रीज में नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर, और जो मूवमेंट ऑफ पीपल होते हैं बिटवीन कंट्रीज हैज ऑल्सो लेड टू रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, और बहुत सारे रीजन होते हैं वर्ल्ड में जो कि क्लोजर कॉन्टैक्ट होते हैं विद ईच अदर देन फ्यू डिकेड बैक। नाउ कम्स टू पार्ट बी, जो टेक्नोलॉजी होती है हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, जैसे बहुत ज़्यादा दूर दूर डिस्टेंस है और इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है जिससे ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो सके, जिससे कम पैसा भी लगेगा, ठीक है। जो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ये यूज टू कंटैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम लोग कंटैक्ट करते हैं ना, यहाँ से बैठे तो हम लोग रियाद बात कर ले रहे हैं, यहाँ दुबई बात कर ले रहे हैं, तो ये टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी की वजह से, जिससे हम एक्सेस कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली एंड कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फ्रॉम रिमोट एरिया से, ठीक है। और दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, और ये किससे फैसिलिटेट हो रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। और इंटरनेट भी जो है बहुत ज़्यादा जो अलाउ है हम लोग के पास, जो वो सेंड करता है इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लोग ईमेल करते हैं या वॉइस मेल करते हैं तो विदाउट एनी आई मीन डिले वो फ़ौरन के फ़ौरन हमारा पहुंच जाता है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेजर रोल होता है स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्री, ठीक है। नाउ कम्स टू सेक्शन ई, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। देखो 34 है लोकल, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। और इसके जो आंसर मैंने लिखे हुए हैं ये सबके लिखे हुए हैं। पहला क्या था, एनालाइज सिग्निफिकेंट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत, तो इसका आंसर था एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका था इन व्हाट वे हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर था इट इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट लेवल along with 1/3 seats has been reserved in the local government. Now next हम बात कर सकते हैं what has been the impact of granting constitutional status to local government on the democratic landscape of the country. Analyze any two impact. तो two impact मैंने analyze करे. First is it helped to deepen democracy in our country. It increased women representation and voice in our democracy. ठीक है। सेक्शन ई में फिर देखो 35 है प्रिंटेड वर्ड, ये पूरा आपका लिखा हुआ है, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पासेज रिफ्लेक्ट द इमर्सिव नेचर ऑफ रीडिंग ऑफ मर्सायर, सो द थर्स्ट हंगर एंड फोकस ऑफ मर्सायर रिफ्लेक्ट द इमर्सिव नेचर ऑफ रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड मर्सायर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ वर्चुअल राइटर, ही गेव वॉइस टू द पीपल of the ideas and belief which he learned from the spread of
प्रिंट मटेरियल। नेक्स्ट है हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस Mercer intellectual capacity and his engagement with new concept explain in any 2 points। ठीक है, तो 2 points मैंने यहाँ लिख दिए। His heroes are transformed by the act of reading. It has influence in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism। ठीक, now comes to next question 36। ठीक है, 36 ये आपका लिखा हुआ है केस बेस्ड, ये भी आपका लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके 36 का 36.1, 36.2, 36.3, सो आंसर इज हेयर, सो आंसर इज हेयर। ठीक है, आप पढ़ लेना। जैसे बताया गया, मेंशन एनी 2 इसेंशियल आइटम्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन फैमिली इमरजेंसी किट। तो क्या था आपका? फर्स्ट एड बॉक्स एंड अ पोर्टेबल radio transistor। Why are the item of family emergency kit important during flood situation? क्यों ज़रूरी है? Because reaching to an elevated ground provides first aid in case of injury। ठीक है, now in case of flood what are the recommended actions to ensure the safety of your family and belonging? Describe any 2। तो 2 में क्या करना है? Stay away from the electric poles, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना है क्योंकि जब फ्लड आता है तो पानी से करंट लगने का खतरा रहता है। एंड फॉल एंड पावर लाइन एंड यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइन टू डिसइंफेक्ट द सराउंडिंग। हमें ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए जिससे जो है सराउंडिंग में जो डिसइंफेक्शन है उससे दूर रह सके। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर एफ, सेक्शन एफ, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें देखो 37 आपका क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें क्या है? 1 पार्ट के 2 हैं और सेकेंड पार्ट में आपका 3 and 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? 2 प्लेस A and B हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया में आपको लिखा रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, तो वो क्या होगा आपका आंसर? एंड द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो देखो ये हमारे पास मैप है, तो ये वाला आपका था दांडी और दैट वाज अ मद्रास। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। पार्ट 2 में on the same political outline map of the India locate the label any 3 of the following with suitable symbols। ठीक है, हीराकुद डैम, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो here is your answer। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर की पूरा पेपर सॉल्व करके डालूंगी। मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आते हैं ना उसमें या तो जैसे मैं ऑनलाइन निकालती हूँ तो या तो सिर्फ वाटर मार्क होता है या तो जो बच्चों ने मुझे दिए हुए हैं उसमें इतना लिखा हुआ है कि वो मैं डायरेक्ट नहीं लिख पाती, तो मुझे पूरी पीपीटी बनानी पड़ती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इट विल टेक अ टाइम फॉर बट कहते नहीं है कि इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं एंड लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फिर विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।